अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। बेटा आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में जो है वो ज़रूर आता है। सो आपने इसको अच्छी तरह इस लेक्चर को अटेंड करना है और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो फिर मुझसे पूछ लेना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो इसका एडवांटेज है वो है डाटा इंडिपेंडेंस, कि आपका डाटा जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आपका डाटा और आपकी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिनको आप इस्तेमाल करते हैं अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ये बहुत इसका बड़ा फ़ायदा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। जबकि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारा जो डाटा और हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स थे वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते थे, इंटरडिपेंडेंट थे। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो आपका डाटा है और हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं बोथ आर टोटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. So database approach provides the facility of data independence. It means that the data and the application programs are separate from each other. The user can change data storage structures and operations without changing the application program. The user can also modify programs without reorganization of data. अच्छा, अब डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टोटली एक दूसरे से क्यों सेपरेट हैं, कैसे सेपरेट हैं, कि अगर आप डाटा के स्ट्रक्चर के अंदर या डाटा के अंदर कोई भी चेंज लेकर आना चाह रहे हैं उसके ऑपरेशंस में या उसकी डाटा की स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में कुछ भी आप चेंज लेकर आ रहे हैं, तो आपको अपना जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको आप यूज़ करते हुए डेटाबेस से इंटरेक्ट हो रहे हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं उसमें कोई अपडेशन करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है, अपने प्रोग्राम को, तो उसके लिए आपको अपने डाटा को दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो डाटा आपने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है वो जैसा उसका स्ट्रक्चर है आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि अगर आपने अपने प्रोग्राम्स को चेंज करना है तो आपको डाटा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर डाटा को चेंज करना है तो प्रोग्राम्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। एक तो रिडंडेंसी को हम कंट्रोल कर लेते हैं। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि आपका डाटा डुप्लिकेट नहीं होता, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स में। ठीक है, फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि हमारा डाटा मल्टीपल फाइल्स में मौजूद होता था जिसकी वजह से रिडंडेंसी आ जाती थी। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्योंकि डाटा सिर्फ एक ही जगह पे अपेयर हो रहा है, डुप्लिकेशन नहीं होती, ठीक है, तो इस वजह से रिडंडेंसी नहीं होती। द सेम डाटा इज़ यूज्ड एट ऑल प्लेसेस इट इज़ रिक्वायर्ड। वही वाला डाटा जो से एक ही जगह पे है वहीं से मल्टीपल प्लेसेस में हम उसको शेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो इस वजह से रिडंडेंसी नहीं होती। इसकी एग्जांपल वो कह रहे हैं कि सपोज़ we want to manage the information of student who study in college and the student who live in hostel. The data of student is stored in college database. If a student also lives in hostel, his record will be stored in only in college database. It will not be duplicated. वो कहने हैं कॉलेज डाटाबेस बनाई हुई है, उसके अंदर कॉलेज डाटाबेस के अंदर एक फ़ाइल है स्टूडेंट फ़ाइल जिसके अंदर स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर किया हुआ है और फिर वही स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के हॉस्टल में भी रह रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब हॉस्टल वाले उसका अलग डाटा मेंटेन करें, नहीं, बल्कि वो जो हमने कॉलेज की डाटाबेस बनाई हुई है उसी स्टूडेंट फ़ाइल के अंदर हम उसके हॉस्टल की जो डिटेल्स हैं वो भी वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो हमें डाटा उसका डुप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स का। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि हम कुछ रूल्स बना लेते हैं, ठीक है, जिनको हम अप्लाई करते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो सेम रहे, डिफरेंट ना जो है वो ना हो। सो कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स दैट मस्ट बी फॉलो टू एंटर डाटा इन द database. If the data does not fulfill these constraints it cannot be entered in the database. ठीक है, वो कह रहा है कि हम जब भी database के अंदर टेबल्स के अंदर डाटा को एंटर करते हैं तो हर
कुछ ना कुछ रूल्स अप्लाई कर देते हैं हर फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो वो फील्ड जो है, वो रूल जो है वो ये चेक करता है कि जो भी डाटा उस फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है वो उस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, फॉर एग्जांपल अ कंस्ट्रेंट कैन बी अप्लाइड टू इंश्योर दैट द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट आर ऑलवेज बिटवीन 0 and 100। अब अगर एक कॉलम है, फील्ड है एक स्टूडेंट की, स्टूडेंट टेबल की मार्क्स की, ठीक है, और हमने उसके अंदर मार्क्स की एंट्री करनी है, तो जब भी हम मार्क्स एंटर करेंगे इस मार्क फील्ड के अंदर तो वो हमेशा 0 से 100 के दरमियान होंगे, ठीक है। जब भी अगर हम 101 या 102 या 500 इस तरह के कोई मार्क्स एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो एंटर नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मार्क जो फील्ड है उसके ऊपर कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट लगा दिया है, एक रूल लगा दिया है कि जब भी मार्क्स एंटर होंगे वो 0 से 100 के दरमियान में होंगे। फोर्थ हमारा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि सपोर्ट कम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ द यूज़र टू डिज़ाइन कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, इट एनेबल द यूजर्स टू लॉजिकल व्यू एंड एक्सेस डेटा इन डिफरेंट वेज, ठीक है। इसके अंदर हम जैसा मर्ज़ी डाटा का स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये यूज़र्स को अलाउ करता है कि आप जैसा मर्ज़ी सिस्टम डिज़ाइन करें और फिर आप उसको उस डिफरेंट मेथड्स प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए अपने डाटा को एक्सेस कर सकें। फिर फिफ्थ पॉइंट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है, एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि है सिक्योरिटी का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स, ऐसे प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। डाटा सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अनऑथोराइज्ड का मतलब है एक ऐसा बंदा जिसको अलाउ नहीं किया हुआ, जिसको परमिशन नहीं दी गई कि वो डाटा को एक्सेस करे, ठीक है। तो हम उससे अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको परमिशन नहीं है लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती फोर्सफुली इलीगली तौर पे हमारे डाटा को एक्सेस कर रहा है तो हम डाटा को डाटा सिक्योरिटी जो है वो फिर उस डाटाबेस को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर्स टू मेंटेन द data security. The security is maintained by allowing access to database through the use of usernames, passwords. Different users of database system have used different level of access right to the database, ठीक है। जितने यूज़र्स हैं डाटाबेस के, हम हर यूज़र को एक उसकी ड्यूटी, एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं कि जहाँ तक उसको उस डाटा की एक्सेस हासिल है, ठीक है। उससे ज़्यादा वो ना तो उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और ना ही उस डाटा को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाटा बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप का मतलब क्या होता है कि हम अपने डाटा की एक एडिशनल कॉपी जो है वो बना के रख लें इन केस ऑफ एमरजेंसी। एक्सीडेंटली अगर डाटा हमारा जो है वो लॉस हो जाता है तो फिर जो हमने डाटा कोई एक्स्ट्रा कॉपी रखी होती है वहाँ से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। So database management system provide the facility for backup and recovery. Backup facility is used to store an additional copy of data. The data can be recovered from this file if the original file is lost or damaged. A utility in database management system is used to recover डाटा। रिकवर डाटा का मतलब करने का क्या मतलब होता है कि जहाँ से आपने एडिशनल डाटा जो रखा है उसको आप वहाँ से रिकवर कर सकते हैं, उसको वापस लेकर आ सकते हैं। अगर आपका ओरिजिनल डाटा जो है वो गुम हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है सिस्टम में। द यूटिलिटी रीबिल्ड्स द डाटा बाय यूजिंग द बैकअप कॉपी ऑफ द डाटा, ठीक है। उसके बाद है एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़। इसके अलावा ये कुछ फीचर्स हैं, इसके अलावा वो कह रहा है कि और भी बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे एडवांस फीचर्स हम अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तो थे बेटा कुछ एडवांटेजेस। वहाँ पे फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। सबसे पहले हाई कॉस्ट ऑफ DBMS, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत लार्ज सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू परचेज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। उसके बाद है हायर हार्डवेयर कॉस्ट, ठीक है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है क्योंकि एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, हैवी होता है,
तो जिस सिस्टम के ऊपर हमने इसको रन करना है वो उस सिस्टम का हार्डवेयर भी अच्छी क्वालिटी का हो, उसकी स्पेसिफिकेशंस अच्छी हों, उसकी रैम अच्छी हो, उसकी हार्ड डिस्क अच्छी हो। ठीक है, तो जब हम एक अच्छा हार्डवेयर यूज़ करेंगे तो हार्डवेयर का फिर क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी सॉफ्टवेयर, इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड हायर प्रोसेसिंग पावर टू रन। मेमोरी हमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए, जो हमें प्रोसेसर चाहिए जिसने सारा काम करना है, प्रोसेसिंग करनी है, उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर, जितनी ज़्यादा अच्छी हम रैम लगाएंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो इट रिक्वायर्स पावरफुल हार्डवेयर टू वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, थर्ड इसके अंदर डिसएडवांटेज ये है कि अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामर है जिसने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाने हैं, सिस्टम एनालिस्ट है जिसने पूरे सिस्टम का एनालिसिस करना है, फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करना है। तो हमें ये सारा स्टाफ क्या करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये सारा टेक्निकल स्टाफ है जिसको अपनी हर फील्ड के बारे में एक्सपर्ट होता है वो बंदा। ठीक है, तो जब हमने उस टेक्निकल स्टाफ को हायर करना है तो उसको हमने फिर क्या पता उनको सैलरीज़ भी देनी है और उनको सारा पे भी करना है, तो उसके लिए काफ़ी हमें बजट की ज़रूरत होती है। सो द टेक्निकल स्टाफ सच एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज़ रिक्वायर्ड टू मैनेज database management system. The organization needs to pay good salaries to the technical staff. और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करवा रही है और उसको मेंटेन करवा रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन फिर उसको उस स्टाफ को जो उसने हायर किया हुआ है उसको फिर उसको सैलरी भी क्या करनी पड़ती है, अच्छी देनी पड़ती है। फिर कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, फिर क्योंकि हर बंदा तो नहीं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकता। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब हमने यूज़ करना है तो जिन लोगों ने, जो एंड यूज़र्स है जिन्होंने उसको यूज़ करना है, पहले उसकी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग अरेंज करने के लिए, उसको कंडक्ट करवाने के लिए भी कॉस्ट की ज़रूरत होती है, उसको बजट की ज़रूरत होती है। सो DBMS इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम एंड रिक्वायर्स ट्रेंड यूज़र्स टू यूज़ इट properly. The user training is required in all fields such as programming, application development, database administration. ठीक है, इन सारी फील्ड्स के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है एंड ऑर्गेनाइजेशन में नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर स्टाफ ट्रेनिंग। फिफ्थ पॉइंट है कि प्रॉब्लम्स इन रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट। द प्रॉब्लम्स में अकर इफ़ रॉन्ग टाइप ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट इज़ सिलेक्टेड। ठीक है, जब डेटाबेस डेवलप किया जा रहा था उसी टाइम ही ये चेक कर लेना चाहिए था कि जो डेटाबेस इन्वायरमेंट डेवलप किया जा रहा है आया वो सूटेबल भी है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उस टाइम नहीं इस चीज़ को देखा गया, इसको इग्नोर कर दिया गया। तो जब सिस्टम डेवलप हो गया तो बाद में फिर उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ठीक है। अ डेटाबेस सिस्टम में ऑल्सो नीड चेंज टू ड्यू टू change in requirements. The change can be costly due to conversion and testing of the existing programs. It may require a lot of cost to implement the changing. ठीक है, फिर पुराने सिस्टम से न्यू सिस्टम पे आने में जो है वो कॉस्ट रिक्वायर होती है। उसके बाद नेक्स्ट है नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। ठीक है, एक हमें डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत होती है जिसके अंदर हम सारी डिटेल्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने इसको रीड कर लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो फिर समझ लेना।